नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया। इस 5th लेक्चर से पहले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिकली पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं सिर्फ 5 मिनट में कंक्लूड करना चाहूँगा कि उसमें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा कि यदि एक मेटल सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। इस पूरी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि यदि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो उसका एक पार्ट उसकी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के काम आता है और बचा हुआ पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें 4 लॉज थे। पहला था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सेकंड था हमारा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब था कि यदि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगी। थर्ड हमारा लॉ था कि इंसिडेंट फोटोन की यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। फोर्थ था हमारा कि इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी को यदि बढ़ाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बढ़ता है। ये 4 लॉज हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने 2 ग्राफ पढ़े। पहला ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना था। इस ग्राफ ने हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड की। पहली थी फाई नॉट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। सेकंड था इस ग्राफ के स्लोप ने हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें प्रोवाइड की, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और फिफ्थ जो हमारा ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल, ये कुछ इस तरीके से आया था। यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V था। किसी बच्चे ने पूछा था कि इस ग्राफ से हमें क्या मिला। इस ग्राफ से हमें बेसिकली मिला कि जो यदि हम इंटेंसिटी वेरी करते हैं, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी I1 है और सेकंड वाले ग्राफ की इंटेंसिटी I2 है तो यहाँ पे करंट I1 होगा, स्मॉल I1, और यहाँ पे करंट I2 होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। तो ये सारी हमने कंक्लूड किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या क्या बेसिक्स पढ़े। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो भी पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा। आपके सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के आंसर आप इस थ्योरी के बेस पर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले हम एक बात करते हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिज़िक्स में कुछ ऐसी प्रोसेस थी, ऐसी घटनाएं थी जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नॉलेज को इस्तेमाल करके एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनमें से 2 थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव कंसिडर किया तब हम न तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए और न ही कॉम्पटन इफेक्ट को। और जैसे ही हमने उन रेडिएशंस को फोटोन्स के रूप में कंसिडर किया तो हम दोनों को एक्सप्लेन कर पाए। ये बेसिक सीक्वेंस है कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही कॉम्पटन इफेक्ट को भी
फोटोन थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर एक न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट होती है और इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वो रेडिएशन न्यू डैश फ्रीक्वेंसी की हो जाती है और इंसिडेंट रेडिएशन की जो डायरेक्शन थी उससे वो फाई एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में मूव करती है। और इस न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन पर टकराती है तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है v वेलोसिटी से। इसका एंगल थीटा है। यहाँ पर आपको दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कंसीडर किया ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को उसके सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज ने बाइंड करके रखा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। सेकंड, जो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज ऑलवेज स्मॉलर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू। ये हमारा बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट है। मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार। यदि एक न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है तो वो रेडिएशन स्कैटर करके एक डायरेक्शन में जाती है और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होके एक डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन की न्यू डैश है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में सब टॉपिक जो है हमारा वो है कि हम डिफाइन कैसे करें, डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट क्या होती है। आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ। व्हेन अ हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन is scattered by electron of a scatterer, then frequency of scattered radiation is smaller than frequency of incident radiation। This whole phenomenon is called कॉम्पटन इफेक्ट। क्लियर है? ये ग्राफ बहुत बेसिक है और ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है। इन दोनों से आपको ये पता लग गया कि कॉम्पटन इफेक्ट आखिर होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि हाउ क्लासिकल मैकेनिक्स failed to explain कॉम्पटन इफेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाइंड नहीं है, उससे टकराता है। अब जो ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके साथ एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि ऑसिलेट कर रहा होगा। मान लीजिए कि इसके साथ एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील करेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q टाइम्स
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, उस ऑसिलेशन को यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो हमारा जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसको हम एफ नॉट बोल दें तो हमारा हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा था, उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इतनी बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए हम यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए, या इसको हम एक फॉर्म में और लिखें, वो होती है m इंटू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। F एक्सटर्नल क्या है, जो फोर्स एक्सटर्नल लग रही है। x क्या है, उस फोर्स के लगने के कारण जो पोजीशन चेंज हो रही है वो x है। यहाँ पे हम x का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन x की है, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो इस पार्टिकल का मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। x की डायरेक्शन ये है, और F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखें, m डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही हमें x जो हमारी पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है इसका सॉल्यूशन देगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा, इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपको इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है तो आप अपने मैथ्स की जो नॉलेज है उसको रेफ़र कीजिए और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालिए। यहाँ पर जो हमारा x है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारा जो पोजीशन वेरी कर रही है टाइम के साथ उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि जिस फ्रीक्वेंसी से फोर्स ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑसिलेट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, पर ऐसा नहीं है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा आया है कि जिससे हमें पता लग रहा है कि इस पार्टिकल के पोजीशन का इस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है और इस पर लगने वाले फोर्स का जो ऑसिलेशन है वो सेम है। अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफली करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। देखिए इसमें हमने क्या किया, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही थी उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी का फोर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, और उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट किया उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी न्यू थी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड
जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी से उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स भी ऑसिलेट कर रहा है, और जिस फ्रीक्वेंसी से फोर्स ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। अब इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस वो एमिट करता है या प्रोड्यूस करता है। इसको हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर एक रस्सी का एक पॉइंट हम अगर मूव कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट उसका दीवार से बंधा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से हम उस रोप को मूव करेंगे, 1 सेकंड में यदि 4 बार उसको मूव किया, ऑसिलेट किया, तो उस रोप पर 4 वेवलेंथ्स क्रिएट हो जाएंगी। तो सिमिलरली जिस फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये प्रोड्यूस करेगा। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी क्या थी? न्यू। बेसिकली हमने क्या देखा कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, जो कि एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करती। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और स्कैटर्ड की न्यू डैश है, तो न्यू डैश इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन न्यू। बट क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी को हम अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा न्यू और न्यू डैश बराबर आते हैं। इसका मतलब हमारी ये क्लासिकल थ्योरी सही नहीं है। अब फिर हम आगे ये पढ़ेंगे कि अगर क्लासिकल थ्योरी सही नहीं है तो फोटोन थ्योरी ने कॉम्पटन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। हाउ फोटोन थ्योरी एक्सप्लेन्ड अब देखिए क्लासिकल में क्या फेल हुआ। क्लासिकल में इस तरीके से फेल हुआ कि इंसिडेंट रेडिएशन की और स्कैटर्ड की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर हम इस केस में रेडिएशन को वेव न मान के अगर फोटोन माने और इस इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट कराएं, तो इससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिकॉइल होगा और वेलोसिटी उसकी v होगी, और नॉर्मल डायरेक्शन से उसका एंगल कितना होगा? थीटा, और इस डायरेक्शन में वो हमारा फोटोन जाएगा स्कैटर होके, जिस एंगल की वैल्यू होगी फाई। अब जो ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी न्यू डैश है, अगर फोटोन थ्योरी को मान के हम रेडिएशन को वेव की जगह पार्टिकल या फिर फोटोन मान रहे हैं, तो इससे जो मैथमेटिकल थ्योरी हम डेवलप करेंगे उसमें न्यू और न्यू डैश का जो रिलेशन आएगा वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से यदि मैच कर जाए तो हम मान लेंगे कि फोटोन थ्योरी सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमने वेव की जगह फोटोन माना। अब इस फोटोन को मान के हम कुछ मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप करेंगे जिसमें न्यू डैश और न्यू के बीच में क्या रिलेशन है वो हम डिराइव करेंगे। और एक बार हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यू डैश की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराएंगे और न्यू डैश जो स्कैटर कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र कर लेंगे। अगर उन दोनों का रिलेशन जो बन रहा है वही हमारा मैथमेटिकल थ्योरी भी प्रिडिक्ट कर रही है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारी फोटोन थ्योरी सही है। कुल मिला के हमारा काम बस इतना बचा कि हम न्यू और न्यू डैश के बीच में रिलेशन क्या है उसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। और इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स काम में आएंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम एंड सम फॉर्मूलाज ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये बेसिक्स डायरेक्टली इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं होते हैं, पर इसको समझाने में हमारी मदद करेंगे। तो आप एक बॉक्स बना के इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम या प्रिंसिपल कहें, इसके अनुसार एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। सेकंड है हमारा, आपने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती, ना डिस्ट्रॉय हो सकती, ओनली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। या हम ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो थ्योरम है वो आपको वैसे 12th क्लास में आती है, फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं मैं बता देता हूँ। इफ एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, अगर आपका एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। यदि एफ एक्सटर्नल आपका ज़ीरो है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड। ये दोनों प्रिंसिपल्स हो गए हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब दो फॉर्मूले हमारे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के भी यूज होंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसमें पहले हम एनर्जी के फॉर्मूले लिख लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी तीन तरीके से डिफाइन होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सेकेंड है हमारी E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल। और थर्ड फॉर्म है हमारी E स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये तो एनर्जी के रिलेशंस हैं। एक मास का रिलेशन भी होता है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ये तीनों जो हमने चीज़ें लिखी हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के दो फॉर्मूले एनर्जी का और मास का। देखिए वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिज़िक्स या साइंस कहें हर 100-200 साल में चेंज होती है। पहले वाली फ़िज़िक्स गलत हो जाती है और एक नई हमें फ़िज़िक्स मिलती है, जैसे हमने क्लासिकल और क्वांटम में पढ़ा। सिमिलरली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी होता है। आज से पहले हम ये कहते, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से पहले हम ये कहते थे कि हमारा मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कंजर्व रहता है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम में ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ने क्या कहा, आपकी मास और एनर्जी सेपरेटली कंजर्व नहीं है, दोनों क्यूमुलेटिवली कंजर्व हैं। दोनों को हम अगर एक साथ देखते हैं तब कंजर्व हैं।
दोनों अलग अलग कंजर्व नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी से मास क्रिएट हो जाए और मास डिस्ट्रॉय होके आपकी एनर्जी क्रिएट हो जाए, पर दोनों का सम, मास एंड एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। एक तो ये नई बात कही गई। दूसरी बात, मास, हमें पहले लगता था कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है तो उसका मास इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ हैं जो हमें यहाँ पर न्यू और न्यू डैश के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे।